Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Mr. Yahya Fareed with us, who is a lawyer and is interested in music. Uh, Also, he is the CEO of Freebird Entertainment, जो कि एक नया वेंचर है. इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है. तो हम बेसिकली इनसे बात तो ये पहले पूछेंगे कि लॉ, एक तरफ लॉ और एक तरफ म्यूज़िक, तो कैसे आपकी जो है वो कैरियर ट्रेजेक्ट्री है बड़ी चेंज हुई? एक्चुअली में तो मैं म्यूजिशियन था। म्यूजिशियन बन होने के बाद लॉयर बना। अच्छा. तो म्यूज़िक तो मैं करता आ रहा हूँ सिंस द लास्ट 15-20 ईयर्स। और अगर अगर आपको याद हो, यूफोन यूथ रिकॉर्ड्स एक म्यूज़िक का प्रोग्राम आता था। तो व्हेन आई वाज इन पहले साल में था यूनिवर्सिटी के, तो फिर मैं उस यूफोन यूथ रिकॉर्ड में अपना बैंड को लेकर गया। मैं वोकलिस्ट था। फिर पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स पे गया अपने बैंड को लेकर, और टॉप 3 में आया। तो म्यूज़िक तो हमेशा से मैं करता आ रहा था। स्कूल का भी मैं अपने कभी जो म्यूज़िक सोसाइटी थी बीकन हाउस की, उसका प्रेसिडेंट था। तो म्यूज़िक तो चल रहा था, वकालत तो एज अ प्रोफेशन की। और जब करते रहे, और स्पेशली जब मैं पेमरा में गया, आई वॉज ऑल्सो हेडिंग द लिटिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पेमरा। तो वहाँ पर फिर आई वॉज एक्सपोज टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री सारी पेमरा रेगुलेट कर रहा था। और म्यूज़िक तो मैं कर ही रहा था, तो देख ही रहा था। तो आई फॉर अ मोमेंट थॉट कि मैं स्पेशलाइज, और एक टाइम आता है लॉयर की ज़िंदगी में कि जब उसे स्पेशलाइज करना होता है। और पाकिस्तान में अब वो जो क्रिमिनल लॉ की स्पेशलाइजेशन या सिविल लॉ की स्पेशलाइजेशन जो है, वो भी अब बड़ा एक जनरलाइज स्पेशलाइजेशन बन गई है। तो टाइम इस चीज़ का आ गया था कि आप बहुत ही नीच सेक्टर में जाकर स्पेशलाइज करो। तो एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड वन सेगमेंट। तो फिर मैंने देखा कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में स्पेशलाइज करता हूँ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी फर्दर स्पेशलाइजेशन करता हूँ इनटू आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये मेरा एक मौजू बन चुका हुआ है। म्यूज़िक को मैं जानता हूँ, ख़ुद भी करता रहूँ, और पैमरा में रहकर एंटरटेनमेंट सेक्टर को देख रहा हूँ। तो आर्ट, बेसिकली आर्ट का पूरा जो सेक्टर है। और पाकिस्तान में दिवोस एक्चुअली अभी भी मैं कहूँगा कि कोई वकील है नहीं जो एंटरटेनमेंट लॉ को या मीडिया लॉ को स्पेशलाइज करता हो, जिसमें आईपी भी आ जाता है। उसमें बेसिकली आईपी है, कॉर्पोरेट लॉ का सारा काम है, तो और कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ज़्यादा काम है। तो वहाँ से फिर ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये इस तरह कुछ बनकर आया। और फिर आई स्टार्टेड टू वर्क फॉर म्यूजिशियंस। मैंने कुछ देखा कि म्यूजिशियंस बेचारों को कोई समझ नहीं थी लॉ की, एंड हर दिन दे वर एक्सपोज टू लॉ। कोई भी काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था। फिर वो मुझसे कहते थे अगर मुझे पढ़ के समझा दें उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि अच्छा, ये एक फील्ड है जहाँ, वहाँ पे तो म्यूज़िक की फील्ड में तो टेक्निकली आई जस्ट वेंचर्ड बिकॉज आई थॉट कि यार म्यूजिशियंस नीड सम हेल्प। तो उनकी मदद के लिए मैं गया था, और कोई नहीं था। ये नहीं था कि कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा, बिकॉज मुझे था कि इट्स नॉट अ सेक्टर अभी पाकिस्तान में इस तरह का डेवलप सेक्टर कि आप स्पेशलाइज कर जाओ म्यूज़िक लॉ में। तो सिर्फ हेल्प करने के लिए दोस्तों को, कुछ अपने म्यूज़िक सीनियर्स को, वो जब शुरू काम किया तो वो पता चला कि अच्छा, यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं। फिर वो बस उसको स्पेशलाइज करते रहे। फिर 2022 के अंदर फाइनली मैंने कहा एक म्यूज़िक कंपनी बना लेता हूँ, जिसका बेसिक काम ये होगा कि वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करे म्यूजिशियंस को। उस लीगल सपोर्ट से फिर उसको एक्सपैंड किया इनटू म्यूज़िक एसेट मैनेजमेंट फर्म, कि फिर हम म्यूज़िक की परचेजिंग, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, सबको फिर हम देखना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से फ्री बर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, पहले म्यूजिक, फिर उसके बाद आपने लॉ प्रोफेशन चूज किया. क्या क्या इंटरेस्टिंग वो है कि उसी को ही आपने सिक्योर करने के लिए म्यूजिक में जो चीज़ें देखी कि ये डिफ़िकल्टीज. अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी जो इकोसिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ, जैसा कि आपने जिक्र भी किया उस चीज़ का. तो वो क्या गैप्स हैं जो कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की ग्रोथ को जो है वो हैम्पर कर रहे हैं? असल में पाकिस्तान में जो एक चीज़ हमारे पास हमेशा रही है और रहेगी, वो है टैलेंट। टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। तो आप बाकी जितने भी हो, पूरी चेन है जो म्यूज़िक इकोसिस्टम की, अगर आप उसको इग्नोर कर दें फॉर अ मिनट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो टैलेंट। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो टैलेंट रहा है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आबदा परवीन, राहत फ़तेह अली ख़ान, और अभी आप रिसेंटली देखें अली सेठी और कोक स्टूडियो के नंबर्स, स्पॉटिफाई ने ग्लोबल रिलीज़ किए हैं। पाकिस्तान के नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। तो अच्छे टैलेंट की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो हमेशा चलती रही, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस इंडस्ट्री में टैलेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। ना तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट थी। इनफैक्ट
कुछ हुकूमतों में तो म्यूज़िक को इतना अच्छा समझा भी नहीं गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना होने के बराबर था। प्लस ये है कि म्यूज़िक जो है वो आप चलता है जब आपके अपने मुल्क के हालात भी अच्छे हों। तो हमारे मुल्क के हालात भी जो है वो भी अगर आप देखें तो शेक ही रहे हैं। कभी वॉर ऑन टेरर का मसला शुरू हो गया, कभी इंटरनल पॉलिटिक्स, कभी बम धमाके। तो उसकी वजह से म्यूज़िक और बेसिकली आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट वन टू सफ़र। और पाकिस्तान में भी यही हुआ। अच्छा, तो हमारे टैलेंट तो था, टैलेंट के साथ हमारे पास प्रोडक्शन की भी मैकेनिज़म्स थे, लेकिन उसको कंसोलिडेट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि एक सिस्टम हो जिसके थ्रू आपको पता हो अगर आर्टिस्ट गाना बनाएगा तो उस गाने के रेवेन्यू किस तरीके से कमाए जाएंगे, फिर रेवेन्यू को शेयर किस तरीके से किया जाएगा, फिर अगर आपने उसको लाइसेंस करना है तो वो लाइसेंस कैसे कैसे होगा, अगर उसकी कॉपीराइट की प्रोटेक्शन करनी है तो कॉपीराइट की प्रोटेक्शन किस तरीके से होगी। दुनिया भर में म्यूज़िक की कंपनीज जो होती हैं वो इन सारी वैल्यूबल्स को को संभालती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था। हमारे रॉ टैलेंट था, जैसे क्रिकेट है। क्रिकेट में भी हमारा सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि रॉ टैलेंट है, रॉ टैलेंट के बाद बहुत ऑलमोस्ट लिटिल सपोर्ट है। लेकिन आप फिर भी देखें कि हमारे पास क्रिकेट में फिर भी एक निस्बतन म्यूज़िक से बहुत बड़ी सपोर्ट है। फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए क्रिकेट में तो हम पता नहीं क्या पैदा कर लेंगे। तो आप सोचिए कि म्यूज़िक में अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप एक्चुअली में क्या बना सकते हैं। बिकॉज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में म्यूज़िक इज़ अ बिग कल्चरल एक्सपोर्ट, प्लस इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ग्रेट रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। सिर्फ टी सीरीज़ में देख रहा था कि शायद कोई $300 मिलियन की वो तो उनके रेवेन्यूज़ हैं, और चाइना में आप चले जाए $1 बिलियन के रेवेन्यूज़ हैं टेंसेंट म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के। तो अगर आप पाकिस्तान को एज ए रीजन लें तो ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, उर्दू स्पीकिंग डायस्पोरा है जो मिडल ईस्ट में है, जो कनाडा में है, यूएस में है। तो ये जो कंज्यूमर बेस है ये बहुत बड़ी कंज्यूमर बेस है। इसको कोई टैप नहीं कर पाया कि अगर म्यूज़िक को आप एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट लो या फाइनेंशियल प्रोडक्ट लो तो आप उससे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं कर पाया और इंडिया कर गया। और इंडिया ने उसको एज अ कल्चरल एक्सपोर्ट भी इस्तेमाल किया और साथ साथ उन्होंने अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं थी, ना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई म्यूज़िक कंपनी थी जो इसके ऊपर काम करती, तो हम सिर्फ रॉ टैलेंट ही है जो रॉ टैलेंट हम प्रोड्यूस करते हैं हर साल। और लेकिन उससे ये होता है कि आप एक रॉ टैलेंट इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकता। आर्टिस्ट का काम इंडस्ट्री क्रिएट करना नहीं है, आर्टिस्ट तो अपने फ़न के लिए काम कर रहा होता है। तो ये गैप था जो मैं आपको बताया कि पाकिस्तान म्यूज़िक में ये एक ओवरऑल गैप था। और फिर फ्रीबर्ड म्यूज़िक एंटरटेनमेंट का जो मिशन है वो यही है कि इन गैप्स को पूरा करे, कि इस टैलेंट को कनेक्ट करे किसी तरीके से बिजनेस मॉडल्स के साथ, कि उस टैलेंट को भी सस्टेन, ताकि टैलेंट भी सस्टेन करे और जो बिजनेस मॉडल है वो भी सस्टेन करे। तो जो इन्वेस्टर है वो भी खुश हो, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी इस फील्ड के अंदर आना चाहे, और टैलेंट का बेनिफिट भी साथ साथ हो, रादर देन ये है कि कोई एक ही कंपनी कमा के चली जाए या सिर्फ आर्टिस्ट कमा के चला जाए। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो, जस्ट नॉट द टैलेंट। जैसा कि आप खुद भी अपनी राइटिंग्स में कहते रहते हैं कि जैसे कि ब्रांड एडवर्टाइजर्स हैं, उनका क्या काम होता है? उनका सिर्फ काम यही है कि वो आते हैं, उन्होंने जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उन्होंने म्यूज़िक के नहीं सेल करना। अगर जो इंडस्ट्री में जिस तरह का आपका एक फ्रीबर्ड एंटरटेनमेंट एक नया प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद जो है वो म्यूज़िक को सेल करना है। बिल्कुल, इन अ वे देखिए इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो कॉरपोरेशंस ने और ब्रांडिंग कंपनीज ने जो म्यूज़िक को यूज़ किया फॉर देयर ओन बेनिफिट, वो पाकिस्तान म्यूज़िक के लिए भी अच्छा ही रहा, क्योंकि हमारा जो टैलेंट था उसकी सपोर्ट हो गई, टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होना ये चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो क्रिएट हो, अब कोक स्टूडियो के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉबली 5-10 मिलियन $15 मिलियन की होती है पर ईयर। होना ये चाहिए कि जो $15 मिलियन कोका कोला कोक स्टूडियो पे लगा रहा है उसका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आपको पता हो कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने इसका जनरेट भी करना है रेवेन्यू। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि कोका कोला जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो बॉटल सेल से जनरेट कर रहा है, म्यूज़िक सेल से जनरेट नहीं कर रहा। तो जो बिजनेस मॉडल है वही सारा का सारा जो है प्रॉब्लमेटिक है। जब म्यूज़िक कंपनीज इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या इस तरह की म्यूज़िक शोज़ को स्पॉन्सर करती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करती है, एंड दे हैव टू मेक ऑल द रेवेन्यू थ्रू द म्यूजिक की शेयरिंग में डिफरेंट रॉयल्टीज के थ्रू, के म्यूजिक को लाइसेंस करके। तो फिर वो उस तरह जब मॉडल, तो फिर वो उस तरह के फैक्टर्स को इम्प्लांट करती है जिससे फिर म्यूजिक जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो आपने फिर एक डिमांड और सप्लाई का वो जो बैलेंस है वो क्रिएट करते हो। ये नहीं होता कि आपने $1 मिलियन स्पेंड कर दिए,
लेकिन और एक पॉलिश सा प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उसके पीछे जो होमवर्क था वो तो हुआ ही नहीं था। तो होता ये है कि ईयरली यही काम चलता रहता है कि लगता यूँ है कि हमारा शायद बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि कोक स्टूडियो आता है या पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स आता है, नेस्कैफे नेस्कैफे आता है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो जब तक ग्राउंड से स्क्रैच से काम नहीं शुरू होगा और एक मॉडल डेवलप होगा, जैसे टी सीरीज़ है, अब टी सीरीज़ अगर $1 मिलियन अपनी म्यूज़िक वीडियो पे लगाती है तो उनको पता है उन्होंने $3 मिलियन कमाना है थ्रू डैट म्यूज़िक। ये नहीं है कि टी सीरीज़ में वो अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ में वो कोका कोला और नेस्ले और अपनी कंपनीज़ की ब्रांडिंग करना शुरू कर देंगे कमाने के लिए। तो जब तक म्यूज़िक इकोसिस्टम क्रिएट करने का मकसद ये है कि ताकि एक मॉडल डेवलप हो जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को पता हो कि म्यूज़िक इज़ द प्रोडक्ट दैट वी हैव टू सेल, एंड इट्स दैट म्यूज़िक से ही हमने कमाना है जो भी कमाना है। जितनी शेयर होगी, जितने रिकॉर्ड लेबल्स के साथ उनकी जो, अच्छा बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ रिकॉर्ड लेबल? अगर रिकॉर्ड लेबल एक प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट को गाने बनाने के लिए फंडिंग करती है और उन गानों को प्रमोट करने के लिए एवेन्यूज़ बेसिकली प्रोवाइड करती है। इन अ नटशेल अगर कहूँ लेमन टर्म्स में बताऊँ तो अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं गाने बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो रिकॉर्ड लेबल है वो मुझे पैसे देगी कि कि किसी स्टूडियो में जाएँ, जाके गाने बनाएं, फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे कि आप एक वीडियो बनाएं, और फिर रिकॉर्ड लेबल जो है, रिकॉर्ड लेबल का बेसिक मानता था कि वो रिकॉर्ड जो होती थी ना, सीडी को रिकॉर्ड कहा जाता था, तो वो फिर वो रिकॉर्ड को पब्लिश करते थे और उनके पास क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता था, दुकानें होती थी, उनको पता था दुकान कहाँ कहाँ दुकानें हैं, तो वो सीडीज़ और रिकॉर्ड्स जाकर वहाँ पे सेल करते थे। तो टेक्निकली रिकॉर्ड लेबल जो था बस इतना सा काम करता था। म्यूज़िक कंपनी और रिकॉर्ड लेबल में बाय द वे फ़र्क है। रिकॉर्ड लेबल जो होता है वो बेसिकली इज मोर इनटू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूज़िक कंपनी ऑन दी अदर हैंड इज जस्ट लाइक अ कॉरपोरेशन जिसने सेल्स भी करनी है, जिसने रेवेन्यू जनरेट भी करना है, जिसने डेटा एनालिटिक्स भी करने हैं, जिसके अंदर लॉयर्स ने आईपीज़ भी देखने हैं, कॉपीराइट्स को भी देखना है, अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है, उनकी ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी होंगी। म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो रिकॉर्ड लेबल्स ओन करती हैं, तो सब्सिडरीज होती हैं उनके रिकॉर्ड लेबल्स जो आर्टिस्ट से प्रोडक्शन करवा रही होती हैं। बट उस प्रोडक्शन, आपके पास प्रोडक्ट आ गया गाना, अब उस गाने को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिस्ट एंड फॉर कंपनी, वो म्यूज़िक कंपनी करती है। फ्रीबर्ड म्यूज़िक एंटरटेनमेंट टेक्निकली इज ए म्यूज़िक कंपनी। हमारे रिकॉर्ड लेबल्स हैं जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। एक हमने फ्रीबर्ड रिकॉर्ड्स बनाई है, उस फ्रीबर्ड रिकॉर्ड्स ने 26 आर्टिस्ट के साथ अभी इन अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स काम किया है, जिसमें आप कर लें एस्टैब्लिश्ड, इमर्जिंग, यंग आर्टिस्ट, यंग स्टनर्स बड़े मशहूर हैं, रैपर्स हैं, शराज ओपल हैं, साहिर अली भग्गा हैं, आयमा बेग हैं, शमून इस्माइल हैं, दानियाल ज़फ़र हैं, अली ज़फ़र के भाई, और बहुत बहुत नाम है। 26 के साथ हम काम कर चुके हैं, तो वो फ्रीबर्ड रिकॉर्ड्स काम कर रहा है। उसी तरीके से एक री आर्ट्स रिकॉर्ड्स है जो हमने, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, वो जो है इमर्जिंग टैलेंट के साथ काम करता है। तो बिल्कुल ही जेनजी और जो यंगर म्यूजिशियंस हैं, दे वर्क विद देम। एक शक्कर साउंड्स है, शक्कर साउंड्स जो है वो कॉन्सर्ट्स कराता है। तो हमने लास्ट ईयर दिसंबर में कॉन्सर्ट्स करवाए थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के पहले लाइव ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस नौटंकी टूर था। हसन रहीम एक काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट है आजकल, वो थे, और उसके अंदर 5 से 6 और जनरेशन, इस नई जनरेशन के आर्टिस्ट थे, तो उनके कॉन्सर्ट्स कराए थे हमने। और सारी टेक्नोलॉजी जो है हमने हांगकॉन्ग और बीजिंग से इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान के अंदर फॉर हैविंग द फर्स्ट लाइव ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर जो आर्टिस्ट गा रहा था और जो स्क्रीन के ऊपर इमेजेस चल रहे थे वो सिंक्ड थे। तो इस तरह तो म्यूज़िक कंपनीज जो है वो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, प्रोडक्शन हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई, रेवेन्यू जनरेशन, सेल्स, सारे की जो एलिमेंट्स होते हैं, और कंसोलिडेट करती है सारी चीज़ों को। अच्छा, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है ये कंसर्ट्स को भी डील करती है कि कंसर्ट्स करवाना जिस तरह से होता है इवेंट पूरे का पूरा, उसको भी मैनेज करते हैं या नहीं? उसके अंडर नहीं आता ये? मिक्स एंड मैच है, कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं करती, बट एज सच उनका रोल नहीं होता कॉन्सर्ट्स करवाना, क्योंकि कॉन्सर्ट्स जो है ना उसका अपना रेवेन्यू मॉडल है। वो एक अपने तरीके से चलती है जिसमें आपने टिकट सेल करनी है, फिर ब्रांडिंग करनी है। इट्स मोर लाइक अ इवेंट मैनेजमेंट थिंग कॉन्सर्ट। तो वो दुनिया भर में इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो टूरिंग कंपनीज होती हैं, वो कॉन्सर्ट्स करवाती हैं, वो आर्टिस्ट के साथ साइन करती है, उनको पूरा मुल्क टूर करवाती है और उनके कॉन्सर्ट्स करवाती है। म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो पार्टनरशिप ज़रूर रखते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, अगर तो उन कॉन्सर्ट से उनको कोई एसेट जनरेट हो रहा हो या उस कॉन्सर्ट से उनको कोई वैल्यूबल चीज़ मिल रही हो। म्यूज़िक कंपनी एक्चुअली एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है,
उनके है। लिए जो म्यूजिक है वो इट्स एन एसेट विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन 100 वेज। कहीं पे भी हो जी सकता है। जी। तो अच्छा, पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर जो है वो कंसर्ट से ही अर्निंग कर रहे हैं आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, या और भी कोई रेवेन्यू जनरेशन की स्ट्रीम्स हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये 3-4 डेकेड से एक फ्लक्चुएशन आती रही है कि आप कहाँ से कैसे कमाते हो। टेक जो ट्रेडिशनल वे था वो तो ये था कि आप रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन करते थे, वो आपकी सीडीज़ बनाते थे, फिर जब सीडीज़ सेल होती थी तो उसका एक परसेंटेज आपको मिलता था। तो दिस हैपन टिल आप कर लें अर्ली 2000, जब तक हमारे पास सदर स्टीरियो, साउंड मास्टर और फायर रिकॉर्ड्स ने भी अपनी सीडीज़ निकालना शुरू की थी, EMI भी थी। तो वो हुआ ये कि जब सारा म्यूज़िक जो है वो इंटरनेट पे चला गया और सीडीज़ और कैसेट्स बिकना बंद हो गई, तो वो शिफ्ट हो गया मॉडल इंटरनेट के ऊपर। बट इंटरनेट पे म्यूज़िक फ्री था उस वक्त, और पायरेसी की वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई। अपनी ISP एक वेबसाइट आई जिसने सारा म्यूज़िक जो है वो डंप करना शुरू कर दिया अपनी साइट के ऊपर, और फ्री म्यूज़िक हो गया। तो वो जो मिडिल का 10 ईयर्स था 2005 से लेकर 2015 तक, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट पीरियड फॉर म्यूजिशियंस, बिकॉज उस वक्त देयर वाज नो वे टू मेक मनी जस्ट थ्रू सेलिंग योर म्यूज़िक। क्योंकि जैसे आपको बताया, सीडीज़ कैसेट्स ख़त्म, इंटरनेट के ऊपर म्यूज़िक इज़ फ्री। यूट्यूब पाकिस्तान में यूट्यूब जनरली मोनेटाइज भी नहीं था, कि यूट्यूब आपको पे भी नहीं करता था। अच्छा, अब आखिरी कुछ 5-6 सालों से थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी पॉजिटिव नाउ। हुआ ये है कि जो डिजिटल कंपनीज़ हैं जो म्यूज़िक स्ट्रीम करती हैं, दे हैव स्टार्टेड टू पे आर्टिस्ट पर स्ट्रीम। और जो सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं जहाँ पे कंटेंट यूज़ होता है आपका, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू पे यू। जैसे स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आ गया, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया, टिकटॉक पे कर देता है, फेसबुक भी अब इनफैक्ट पे कर देता है, इंस्टाग्राम म्यूज़िक भी मोनेटाइज हो गया। तो जब से सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ, और सोशल मीडिया जो है वो म्यूज़िक के बगैर नहीं चल सकती। तो म्यूज़िक इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एवरीथिंग दैट यू फाइंड ऑन सोशल मीडिया। आप म्यूज़िक निकाल दें, इंस्टाग्राम बंद है, टिकटॉक तो बिल्कुल ही बंद है, फेसबुक पे भी आप कर लें 20 to 30% जो मार्केट है वो म्यूज़िक से चलती है। तो म्यूज़िक हैज़ नाउ बिकम अ वेरी एसेंशियल थिंग इन योर फ़ोन। जो आपका फ़ोन आप लेके फिरते हो, उसमें म्यूज़िक जो है उसका जो रद्द अमल है वो 25 से 30% है। तो दी सोशल मीडिया कंपनीज नाउ हैव टू पे आर्टिस्ट टू यूज़ देयर म्यूज़िक, एंड दे स्टार्टेड टू पे। और उससे जो है वो हालात बहुत बेहतर हो गए। म्यूजिशियंस हैव स्टार्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू स्ट्रीमिंग ऑफ देयर सॉन्ग्स ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और कॉन्सर्ट से तो उनकी इनकम जो थी वो आ ही रही थी हमेशा से। कॉन्सर्ट्स की इनकम प्राइमरीली आर्टिस्ट का आज भी मेजर चंक है ऑफ रेवेन्यू, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम ये है कि वो भी डिपेंडेंट है आपके मुल्क के हालात के साथ। जब आपके मुल्क में कोई पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, सबसे पहला इफेक्ट जो है वो कॉन्सर्ट्स पे होगा, क्योंकि कॉन्सर्ट्स बंद हो जाते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दरमियान में आपको याद हो, फूड फेस्टिवल्स का कल्चर शुरू हुआ था, फिर वो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हुआ, वो बंद हो गई। तो कॉन्सर्ट्स रेवेन्यू मॉडल था आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एक शेकी मॉडल था और सस्टेनेबल नहीं था। आर्टिस्ट म्यूज़िक से कमाना चाहिए, उसको म्यूज़िक सेल करके, मतलब कि मैं अगर उसका म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो उसको पैसे मिलने चाहिए। Music should be an asset. Music should be an asset for him, it should make money for him. Now, since 2015, things have become really positive and artists have started to earn a lot of money. मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये यंगर आर्टिस्ट हैं बाय द वे, क्योंकि यंगर आर्टिस्ट की ज़्यादा लिसनिंग और फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, कंपेयर टू फॉर एग्जांपल आबदा जी, रिगार्डलेस कि वो लेजेंड है, या आप कर लें इवन अली ज़फ़र भी आप कर लें, उनसे कंपेयर करें और आप एक 20 साल के बच्चे से कंपेयर करें जो आजकल म्यूज़िक निकाल रहा है, तो जो रेवेन्यू इंटरनेट से जो 20 साल का बच्चा कमा रहा है वो प्रॉबेबली को 10 टाइम्स होगा फ्रॉम व्हाट दिस ओल्ड लेजेंड्स आर मेकिंग राइट नाउ। एंड आई कैन टेल यू देयर आर्टिस्ट हु आर मेकिंग $500,000 अ ईयर अच्छा, जस्ट फ्रॉम स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल म्यूजिक। और ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट जी जी जी, और ये एक नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये मतलब दे आर लाइक 50-100 यंगर आर्टिस्ट। तो मतलब बड़ा मोटिवेटिंग सा एक इन्वायरमेंट बन गया है फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर, स्पेसिफिकली म्यूजिक साइड के ऊपर। क्योंकि कुछ सालों से आप देख रहे थे ये पॉडकास्ट बड़े पॉपुलर हो गए, मीम्स बनाने वाले बड़े पॉपुलर हो गए, फिर ये जो होते थे प्रैंक्स वाले पॉपुलर हो गए थे। म्यूजिक का अब जाकर जो है स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और म्यूजिक से पीपल हैव स्टार्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी उनको बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे एक लाइटर नोट पे एक बात पूछना चाह रहा था कि कैफ़ी खलील कितना कमा रहे ओह हो? हो, कैफ़ी ने प्रॉबली मेरे ख्याल में यूट्यूब से हाल ही $500,000 कमाए होंगे सिर्फ अपने गाने से। और उसी तरीके से आप स्पॉटिफाई कर लें और
बहुत ज़्यादा, बहुत कमाया होगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि कैफी ने कमाया या कोक स्टूडियो ने कमाया, क्योंकि राइट्स का इशू आ जाता है कि वो राइट्स कौन ओन करता है, रिकॉर्डिंग राइट्स किसके पास है, मास्टर्स किसके पास है, कॉम्पोजिशन किसके पास है, लॉयर्स आ जाते हैं दरमियान में। इसलिए म्यूज़िक एंड लॉ इज सो इंटरवाइंड कि अगर आपने एंड में देखिए, अगर म्यूज़िक आपका एसेट बन गया, जैसे कहानी सुनो एसेट बन गया, और उस एसेट ने आपको कमा के देना है, तो फिर तो सारा लीगैलिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं कि कॉम्पोजिशन के राइट्स के पैसे किसको मिलेंगे, मेलोडी के राइट्स किसको मिलेंगे, लिरिक्स के किसको मिलेंगे, जो अच्छा, ये सेपरेट राइट्स होते हैं फिर? तो देखें होने में तो 30 से 35 राइट्स हैं। एक गाना बनाया जाता है, उसके कितने प्रोसेस एक सॉन्ग में 30 से 35 राइट। अगर मैं उसके अंदर एक गिटार का छोटा सा लूप बजा रहा हूँ और मुझे उसके पैसे नहीं मिले, मतलब कि मैं वर्क फॉर हायर नहीं था, नौकरी शुदा नहीं था, तो मेरा राइट है उस लूप के ऊपर भी, अनलेस एंड अनटिल के मैंने फोरगो कर दिया था। उसी तरीके से जिसने गाने का कुछ लिखा उसके भी राइट्स हैं, जिसने मेलोडी को क्रिएट किया उसके भी राइट्स हैं, जिसने उस गाने को रिकॉर्ड किया उसके भी राइट्स हैं, जिसने उस गाने को अरेंज किया उसके भी राइट्स हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या थी, और उस ओरिजिनल अरेंजमेंट के होने के बावजूद भी बहुत से राइट्स हैं जो लोगों के पास हैं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैंने गाना लिखा और आपने मुझे उसके पैसे भी दे दिए, ठीक है, फिर भी आपके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि आप मुझे क्रेडिट देंगे, जिसको कहते हैं मॉरल राइट। मेरा मॉरल राइट हमेशा रहेगा उस गाने के ऊपर। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप आप कहते हैं कि गाना आपने लिखा था, मैंने नहीं लिखा। तो फिर ये सारी लीगैलिटीज़ आ जाती हैं। जब म्यूज़िक कमाई शुरू करेगा ना, म्यूज़िक से कमाना आर्टिस्ट शुरू करेगा, तो फिर सारे राइट्स खुल के आगे आएंगे, और फिर आपको लॉयर्स अरेंज करने पड़ेंगे टू सी कि यार किसका क्या बनता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग, कि जब म्यूज़िक इकोसिस्टम ऐसे ही क्रिएट होगा कि देखिए अब लॉयर्स भी, अब फ्री बर्ड में 5 लॉयर्स काम करते हैं। 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि लम्स के लॉयर्स या अच्छे लॉ स्कूल के बच्चे जो हैं यूके के पढ़े हुए, वो म्यूज़िक कंपनीज में काम करेंगे पाकिस्तान में। तो ये सोचते थे कचहरी जाएंगे, या थोड़े से बेहतर होंगे तो किसी बड़ी लॉ फर्म में चले जाएंगे, लेकिन आज म्यूज़िक कंपनी में आ रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम जब क्रिएट होगा तो सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, लॉयर्स, प्रोडक्शन के लोग। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि मैं एक म्यूज़िक कंपनी का सीईओ हूँ, वो कहते हैं तो अच्छा, तो गाने शाने बनाते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ, वो भी बनाते हैं, लेकिन 90% टाइम तो एक्चुअली लग जाता है कि उस गाने बनाने के सारे लीगल कामों पे, या फाइनेंशियल कामों पे, या बजटिंग करने पे, या एनालिसिस करने पे, फॉरकास्टिंग करने पे कि फ्यूचर में कैसे कमाना है, या बड़ी जो कंपनीज़ हैं सोशल मीडिया की, उनके साथ निगोशिएशन करने में 95% टाइम तो हमारा इस पे लगता है। हम तो सिर्फ 5% टाइम प्रोडक्शन, फ्री बर्ड का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 15-20 लोग काम करते हैं, आउटसोर्स करते हैं बहुत सा काम, 250-300 बंदा जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो 90% जो स्टाफ होगा हमारी कंपनी का वो इतना कोई इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में। प्रॉबेबली फॉर अ म्यूज़िक कंपनी प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द लास्ट थिंग्स टू लुक आफ्टर, बिकॉज प्रोडक्ट तो बन जाएगा, उसके बाद उसको क्या करना है और उसको सस्टेनेबल कैसे क्रिएट करना है, दैट्स वेयर लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एवरीबडी विल कम। अच्छा, आपका जो फ्री बर्ड एंटरटेनमेंट है, इसका रेवेन्यू जनरेशन का क्या मॉडल है कि एट द एंड आप लोग कैसे और आपके साथ जो पार्टनर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? अच्छा, अब देखिए म्यूज़िक जो है ना, उसमें एक बात, अगर तो कोई म्यूज़िक में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि देयर इज़ मनी टू बी मेड इन शॉर्ट टर्म, तो वो बहुत गलत समझ रहा है। म्यूज़िक एक फील्ड है जिसमें मनी विल कम, बट यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट अबाउट इट। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो एक एसेट है जो आपने क्रिएट किया, उन हालात में क्रिएट किया जब एसेट सस्ता आपके लिए क्रिएट हो गया, और फिर आप अपने राइट टाइम के ऊपर उसको एक्सप्लॉइट करोगे। इस वक्त अगर आप कहें कि एक म्यूज़िक का मॉडल क्या है, वो मॉडल सिंपल रेवेन्यू का ये है कि एक तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, गूगल एड्स, ये यू कैन मेक मनी फ्रॉम दीज थिंग्स। ये क्विक बक्स आपके पास ये क्विक बक्स हैं, और उसमें कहानी सुनो वाला अगर आपका छक्का लग जाए तो फिर देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एकदम। बट अगेन म्यूज़िक कंपनी का ये काम नहीं है कि वो वो वेट करे उस राइट गाने के लिए, ये नहीं है। म्यूज़िक कंपनी का ये है कि यू कंसोलिडेट अ गुड कैटलॉग विद योर सेल्फ, 5,000, 10,000 good songs. And then there are companies that want to utilize that music to sell their product. कोका कोला को अपनी बोतल बेचनी है, नेस्ले को अपने कॉफ़ी बेचनी है, कईयों को कुछ बेचना है, एंड दे वांट म्यूज़िक एसेंशियल है अगर आपने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिक सा एक फीलिंग क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल एक चीज़ है। तो जब भी फिर वो आपकी म्यूज़िक को यूटिलाइज करना चाहेगा, दैट्स देन वे यू कैन मेक मनी बाय ओपनिंग योर
कैटलॉग ऑफ 5 और 10,000 सॉन्ग्स। तो एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि देखें, सोशल मीडिया म्यूज़िक के बगैर नहीं चल सकता, जैसे मैंने अब पहले भी कहा। तो अगर म्यूज़िक के बगैर नहीं चल सकता तो फिर इसका मतलब है आप म्यूज़िक को लेवरेज कर सकते हो, आपके पास बारगेनिंग पावर है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक म्यूज़िक कंपनी नहीं है या कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने इंपॉर्टेंट म्यूज़िक को कंसोलिडेट किया हो, तो आपके पास बारगेनिंग पावर भी नहीं होती टू टॉक टू एप्पल और टॉक टू स्पॉटिफाई और टॉक टू टिकटॉक और यूट्यूब। जैसे कि आप कह रहे थे कि टिकटॉक अब पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, तो अगर होता टिकटॉक मोनेटाइज है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप चेक कर सको कि एक्चुअली में आपके स्ट्रीम्स क्या थे, आपको कितना रेट मिल रहा है, वो रेट किसने डिसाइड किया है। मतलब स्पॉटिफाई अगर 0.03 पे करता है पर स्ट्रीम, तो ये कैसे डिसाइड हुआ है, क्यों डिसाइड हुआ है, यूएस में क्या रेट्स हैं, यूरोप में क्या रेट्स हैं, और आपकी पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को देखकर आपने रेट। तो एक म्यूज़िक कंपनी जिसने कंसोलिडेट किया होगा म्यूज़िक, वो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट एंड बार्गेन कंपेयर टू एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट। तो दैट्स वे यू कैन मेक मनी थ्रू सोशल मीडिया जाइंट्स। दे कैन स्टार्ट साउंड क्लाउड। देखें, अब साउंड क्लाउड पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा रहा हमेशा, दे डोंट पे यू। फेसबुक ने अब जाकर अपने आप को मोनेटाइज किया है, इंस्टाग्राम ने अब जाकर मोनेटाइज किया है। पिछले 10 साल से तो ये हमारा म्यूज़िक यूज़ कर रहे थे, फ्री म्यूज़िक। मतलब ये वेस्टर्न कंपनीज हमारे म्यूज़िक को यूटिलाइज कर रही थी, अपना कंटेंट बेच रही थी और आर्टिस्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो म्यूज़िक कंपनीज का ये मकसद होता है कि एक बार एक चीज़ को कंसोलिडेट करे, एंड देन whoever wants to utilize पाकिस्तानी म्यूज़िक must pay artist and must pay the company। अच्छा, जैसा कि नेस्कैफे बेसमेंट की हमने बात की, हमने कोक स्टूडियो की बात की, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, क्या ये जो पाकिस्तान का ट्रू कल्चरल एक म्यूज़िक की डाइवर्सिटी है, डू दे रिप्रेजेंट दैट कल्चरल डाइवर्सिटी? जी, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इनकी लोकल कंजम्पशन है। सबसे पहले तो कोका कोला ने गाने पाकिस्तान में बेचने, कंज्यूमर पाकिस्तान, जी, बोतल तो इनमें पाकिस्तान में बिकनी है, तो आपने उस कल्चरल डाइवर्सिटी को यूज़ करना है, उसको टैप करना है टू क्रिएट दैट फ्लेवर। तो डेफिनेटली कोक स्टूडियो, ये जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स थे, इन्होंने ये कल्चरली डाइवर्स भी थे, ये म्यूज़िक को भी मतलब बड़ा समझ के करते रहे हैं। दैट्स वाई दे मेड अ नेम आउट देयर, उन्होंने ग्लोबल नंबर्स इतने बड़े बड़े किए। बट अगर अब प्रॉब्लम ये है कि कोक स्टूडियो का कौन सा सीज़न था लास्ट ईयर का? 14, कोक स्टूडियो 14 था। देखिए 14 साल हो गए कोक स्टूडियो चलता आ रहा है, इतने मिलियन और पता नहीं कितने को $1 बिलियन ही खर्च कर दिया होगा। इंडस्ट्री तो वहीं के वहीं खड़ी है आज भी। जो है वो लोग, वो एक म्यूजिशियन थे जो कोक स्टूडियो में 2 बार आ चुके थे, और वो ही पास्ट अवे कैंसर के थ्रू, और वो फाइनेंशियल हेल्प मांगते रहे आगे पीछे, और आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब वो इंडस्ट्री इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन टू सपोर्ट इट्स आर्टिस्ट। कोक स्टूडियो हो या नेस्कैफे हो या पेप्सी हो, वो बिलियन स्पेंड कर देंगे, बट क्योंकि वो बिलियन स्पेंड कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन देखिए एंड प्रोडक्ट तो बनता है जब पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म आपने इम्प्लांट किया हो, तो फिर एंड प्रोडक्ट बनता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर एंड में गाड़ी बन रही है तो किसी ने उसका टायर भी तो बनाना है। लेकिन कोक स्टूडियो और पेप्सी और इनका प्रॉब्लम ये है कि आपको एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा दे देते हैं, पॉलिश सा, जैसे लगता है कि अच्छा बहुत ही अच्छा है म्यूज़िक इंडस्ट्री, नीचे कुछ भी नहीं होता। It's not standing on its own feet. It's standing on basically कोका-कोला और पेप्सी बॉटलिंग या जो रिटेल ब्रांड्स हैं उनकी टांगों पे खड़ा होता है ये म्यूज़िक शो। जिस वक्त वो निकालना चाहेंगे वो ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है। कोक 12 गाने निकालता है, उसके बाद पूरा साल जो है फिर कुछ भी नहीं होता। एंड दिस इज अपोजिट इन इंडिया, यूके, यूएसए। तो उसमें ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है और जो कि सपोर्ट करता है एट द एंड आर्टिस्ट को, फिर एक अच्छी प्रोडक्ट आपके पास आती है। अब इंडिया में देखिए जो सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है वो टी सीरीज है, फिर सोनी म्यूजिक है, फिर यूनिवर्सल म्यूजिक है, और उनके इंडिपेंडेंट लेबल्स ही इतने बड़े। वहाँ पे कोक स्टूडियो इंडिया जो है वो मतलब उसका मार्केट शेयर जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा, वो अंडर 5% होगा। पाकिस्तान में जो मार्केट शेयर है वो जनरली 15 to 20% है, बट परसेप्शन मार्केट में तो 100% है। अगर आप आर्टिस्ट अगर कोक स्टूडियो में नहीं है तो इसका मतलब है वो आर्टिस्ट ही नहीं है। अब जाके खैर वो परसेप्शन चेंज हो रही है, बट पिछले 10 साल तो यही परसेप्शन रही थी, और ये बहुत यही प्रॉब्लमेटिक परसेप्शन थी। बिकॉज कोक स्टूडियो की एक कैपेसिटी है। पहली बात तो ये कैपेसिटी, एक कोक स्टूडियो की चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि कोक स्टूडियो जो है वो म्यूज़िक कंपनी नहीं है, वो इट्स अ बॉटलिंग कंपनी। उन्होंने पेप्सी बेचनी है, अपनी कोक बेचनी है, तो वो म्यूजिशियंस के लिए क्यों कुछ करेंगे? मतलब उनका वो फैक्टर वो वैल्यूबल ही नहीं है कि जिस पे काम करे। दूसरा ये देखें उन्होंने 12 या 15 या 20 गाने निकालने हैं साल के, तो जो बाकी सारे के सारे लोग हैं आपके मुल्क में, चाइना में आपको पता है 10 सेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट में 20,000 गाने अपलोड होते हैं दिन के।
पाकिस्तान का जो पटारी प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था उसके अंदर टोटल 20,000 गाने थे। तो इसका मतलब है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है म्यूज़िक की, पाकिस्तान में भी है जनरली। डिमांड जो है वो आपने क्रिएट करनी है। अब आपने कोक स्टूडियो से डिमांड क्रिएट कर दी, लेकिन आपने कैप लगा दी उसके ऊपर कि हम 20 या 25 से ऊपर काम ही नहीं करेंगे। तो ये तो आपने वो सप्लाई और साल क्या करें, कुछ भी नहीं। फिर वो बाकी जितने भी लोग थे फिर वो यही करते थे, वो वेट करते थे कि शायद हमें चांस मिलेगा, फिर हम उस पर आएंगे नेक्स्ट ईयर। वो करते 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 10 साल गुजर गए, ना उनको चांस मिला, कईयों को चांस मिला फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सिस्टम ही ख़राब है ना। सिस्टम ये है कि आप रिकॉर्ड लेबल कंपनी के साथ काम करेंगे, म्यूज़िक कंपनी आपको 6 गानों की डील देगी, सीडी बनाएगी या ऑनलाइन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उनमें से आप अगले साल फिर से स्टूडियो में चले जाओगे, फिर 6 गाने बनाओगे, चौथी एल्बम, बाय द टाइम आपने चौथी एल्बम बना ली होगी, मतलब कि आपके 24 गाने आ गए हैं, फिर आपका शायद कोई गाना जो है वो हिट होगा, फिर आपके पुराने गाने भी हिट हो जाएंगे। वो म्यूज़िक कंपनी आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू कॉन्सर्ट्स पे लेके जाएगी, वहाँ से आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग डेवलप होना शुरू होगी। तो शुरू में आप 50,000 रुपये कमाओगे पर कॉन्सर्ट, फिर विद टाइम आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो एक पूरा सिस्टम है, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे बाकी सारे एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एक वकील है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, कि वो टाइम देता है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो टाइम दे रहा है और कुछ कमा ही नहीं रहा। थोड़ा कमाता है, लेकिन टाइम देता है और थोड़ा कमाता है, और विद टाइम वो ग्रेजुअली बड़ा होता रहता है। कोक स्टूडियो से ये हो गया था कि उल्टा हिसाब था, अगर तो आप कोक में चले गए तो आपका छक्का लग गया तो आप टॉप पे हो, वरना फिर आप बिल्कुल जीरो पे वापस चले जाते थे। इस चीज़ को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने इंडस्ट्री डेवलप करनी है। अगर आपने जनरली कंजम्पशन के लिए म्यूज़िक निकालना है, और कोक स्टूडियो तो बहुत बेहतरीन है उस काम में, बहुत अच्छा म्यूज़िक निकालता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इंडिया है, इंडिया ने कौन से टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट की इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, और उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे उनकी स्टैंडिंग है? इंडिया में देख, तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है बात है कि इंडिया में जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, और क्योंकि उनके पास सिनेमास बहुत हैं, उनके पास, अगर आपके पास थिएटर, आपके पास सिनेमा है, आपके पास सिनेमा स्क्रीन्स हैं, तो लोगों ने एवेंचुअली उन सिनेमाज में जाना है, उन्हें फिल्म देखनी है। तो म्यूज़िक उनका एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट बन गया फिल्म का। उसकी वजह से उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री हमेशा से बढ़ती रही और बनती रही। प्लस सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज भी नहीं थी, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स भी होते रहते थे। फिर ये है कि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट है ना म्यूज़िक को और फिल्म को और आर्ट को। दे फॉर देम बॉलीवुड इज़ नॉट लाइक जो जैसे हमें अपनी टीवी इंडस्ट्री लगती है कि आज किसी को पकड़ के सोशल मीडिया पे धो डाला। वो आजकल दानिश तैमूर हिट हुआ है, मैं कुछ ने कहा वो आजकल बड़ा हिट हुआ है, मैंने कहा क्यों हिट हुआ है? उन्होंने कहा वो उसने ये हरकत की है तो हिट हुआ है। मतलब कोई लोगों की हरकतों पे लोग इधर हिट होते हैं। इंडिया में ऑन दी अदर हैंड आपके स्टार्स हैं, गवर्नमेंट भी उनको स्टार्स लिखती है। नरेंद्र मोदी भी जाकर शाहरुख खान और सलमान खान और इन सबसे मिलता है। अमिताभ बच्चन वहाँ पे पॉलिटिशियंस के साथ मुलाकातें होती हैं उनकी। तो मतलब for them it's a cultural export and they take it seriously and that is why they have been able to exploit it completely. आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, they would know Bollywood, yeah, they would know that traditional Indian film dance. तो they're so big. तो इंडिया की एक्सपोर्ट बन गई, इंडिया की एक इमेज का पार्ट बन गई है उनका वो डांसिंग, जो गर्ल और चरखा का जो मूवमेंट थी, मतलब जिस तरह उन्होंने पिच की। पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहे कि ये हमारी थियरेटिकल अंडरपिनिंग के साथ जाता है या नहीं जाता म्यूज़िक जो है। तो उस कन्फ्यूजन की वजह से गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं आई, प्राइवेट सेक्टर से कोई सपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर तो सपोर्ट करता है जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो और आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया हो, वो भी नहीं हुआ। और तो यही प्रॉब्लम, स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री को क्रिएट करने में। अभी हम टेक्नोलॉजी, आज पिछले 10 साल से एक फैशन चला है कि टेक्नोलॉजी को, टेक को आपने प्रमोट करना है। गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है और हम बेहतर होते जा रहे हैं। तो म्यूज़िक में कभी हमने इस तरह किया नहीं। अच्छा, के पॉप पाकिस्तान में भी बड़ा आजकल वो हुआ है, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग बहुत इसके सुनने वाले हो गए, चाहने वाले हो गए? जनरली हिप हॉप जो है वो दुनिया में राइस के ऊपर है, और हिप हॉप म्यूज़िक में के पॉप जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से एक डांस और ग्रूव और हिप हॉप और बीट जो है वो, क्योंकि जब कॉमन हो जाती है या वो लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, उस तरह गाने अच्छे लगना शुरू होते थे। के पॉप जो है वो उसका मास्टर है, आप कर लें हिप हॉप और बीट और उसका। लेकिन बहुत मशहूर है के पॉप डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो मतलब अगर आप उसकी रेशो देखेंगे तो बहुत छोटी है कंपेयर टू हनी सिंह जितना मशहूर होगा। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है। पंजाबी के यहाँ पे सॉन्ग्स, क्योंकि अब जो ऑडियंस है हमारी वो ज़्यादा पंजाबी अंडरस्टैंडिंग है ऑब्वियसली, तो उसको ज़्यादा सुनेंगे। लेकिन मैं ये
चाह रहा था कि इस चीज का देखें कि वो लोग बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा सुनने देखिए वाले इसको। एक बात मैं कहता आ रहा हूँ, जित और भी इंटरव्यूज देता हूँ, पॉडकास्ट में बैठता हूँ, कि पाकिस्तान इज़ अ म्यूज़िक लविंग कंट्री, म्यूज़िक हंग्री कंट्री है। या अगर आप इसका, एक तो वी आर 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो हम जनरली भी एक कोई छोटा क्राउड नहीं है, छोटी मार्केट नहीं है, हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में आते हैं, क्योंकि म्यूज़िक इन सम फॉर्म हर बंदे को चाहिए। म्यूज़िक कंपनी इनफैक्ट इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। देखिए म्यूज़िक, इसका मतलब ये नहीं है गाने, म्यूज़िक में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, नर्सरी राइम्स भी आती हैं, उसके अंदर आपके जो रिलीजियस जितनी भी हाइम्स हैं, जो भी रिलीजियस मेलोडीज़ हैं, वो भी उसके अंदर फॉल करती हैं। और तो म्यूज़िक कंपनी के लिए तो हर कोई इंपॉर्टेंट है। आप देखें, फ्री बर्ड ने अभी एक 10 साल की बच्ची के साथ भी काम किया, उसका नाम है आयत आरिफ, पता नहीं आपको पता है नहीं, बट वो सबसे बड़ी यूट्यूबर है पाकिस्तान की, उसके गानों के बिलियन व्यूज़ हैं। वो नर्सरी राइम्स क्रिएट करती है, बिलियन व्यूज़ हो जाते हैं उसके यूट्यूब पे। अच्छा। उसी तरीके से हमने अभी अमजद साबरी के बेटे के साथ, मजदिद साबरी, उनके साथ भी काम किया। हमने एक गुलपाना के साथ काम किया, क्योंकि हम रीजनल टच लेकर आना चाह रहे थे। तो म्यूज़िक कम तो अब बात यह है कि पाकिस्तान इज़ द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एंड दे एवरीबडी हेयर नीड्स म्यूज़िक इन सम फॉर्म. You just have to tap into it and use it as an asset, and then it becomes a market of what, 220 million people. So it's like a huge market. अगर आपने इसको as a market लेना है तो ये तो बहुत बड़ी market है। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, आप लेके आ रहे हैं फ्री बर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ अच्छा, से? अभी हमने स्टार्ट किया तो हमने एक म्यूज़िक शो शुरू किया, अच्छा। स्मॉल स्टेज बिग साउंड्स का नाम से। स्मॉल स्टेज बिग बिग साउंड। साउंड्स, उसकी वजह ये थी कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स म्यूज़िक वीडियोस के ऊपर जो फोकस था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रीमिंग की वजह से अब लोग यूट्यूब पे कम म्यूज़िक सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे, बजाओ पे ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं। और दुनिया में मॉडल भी यही था हमेशा से कि लोग सीडीज सुनते थे, वीडियोस नहीं देखते थे। मतलब हम जब अपने यूथ में थे तो ये तो नहीं है कि हम सीडीज कैसेट्स लेकर आते हो, डीवीडीज़ के अंदर गाने सुनते हो। हम सीडीज लेकर आते थे और अपने सीडी प्लेयर के ऊपर गाने सुनते थे। म्यूज़िक वीडियो एक एडिड कॉस्ट थी सिर्फ म्यूजिशियन के लिए, और ऑलरेडी एक म्यूजिशियन जो कुछ कमा ही नहीं रहा, उसको म्यूज़िक वीडियो बनाना जो थी एक बहुत बड़ा, उसका एक फ्रस्ट्रेटिंग सा एक एक्सपीरियंस होता था। तो हमने इस अपने शो का नाम रखा है स्मॉल स्टेज बिग साउंड्स, कि हम एक इस छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में एक सेट बनाएंगे, उस सेट के ऊपर आकर आपने अपना मेन गाना गाना है, जिसमें शराज ओपल भी आए हैं, साहिर अली भग्गा भी आ रहे हैं, शुजा हैदर भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो वो एक चीज़ स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ 250 सॉन्ग्स कर लिए हुए हैं, 26 आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ स्मॉल स्टेज बिग साउंड्स पे आए। दूसरी चीज़ हमने शुरू की, पाकिस्तान का पहला म्यूज़िक इंक्यूबेटर बनाया है गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर। और वो जो इंक्यूबेटर है, इट हैज़ वर्ल्ड क्लास ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़। प्रॉबली पाकिस्तान का बेस्ट जो स्टूडियो होगा वो फ्री बर्ड के पास है, बेस्ट वीडियो इक्विपमेंट फ्री बर्ड के पास है। फिर वहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ टीम ऑफ 30 पीपल, जिसमें लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, डेटा स्पेशलिस्ट हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, सेट्स के लोग हैं, मेकअप, वार्डरोब, कॉस्ट्यूम, इवन कारपेंटर्स, पेंटर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, सबको हमने हायर किया है। और एक बड़ा वाइब्रेंट सी जगह है। आर्टिस्ट जब आता है तो ही हैज़ टू stay there for 3 days or 4 days and then make 4 or 5 music videos for us or record music. ये दूसरा था। तीसरा था जो हमने कॉन्सर्ट्स करवाए, वो हम उसको रिपीट करना शुरू करेंगे। कॉन्सर्ट्स को सीज़न अभी शुरू हो रहा है, प्रॉबली हम दिसंबर के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कराने वाले हैं, जिसके अंदर ग्लोबल स्टार्स आ रहे हैं। दिसंबर या जनवरी की डेट के अंदर वो कॉन्सर्ट होगा। और अभी हम नई चीज़ शुरू कर रहे हैं कि हम जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की म्यूज़िक सोसाइटीज़ होती हैं, बिकॉज ब्रीडिंग ग्राउंड एक्चुअली म्यूज़िक का वो है। मैंने भी जब म्यूज़िक शुरू किया था तो अपने स्कूल के म्यूज़िक क्लब से शुरू किया था, और कोई वहीं से करता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे उस मार्केट को टैप करें, और वो क्योंकि आपका ब्रीडिंग फील्ड है, उधर इन्वेस्ट करें। और क्योंकि उधर आप बहुत सी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बहुत मेजर फ़र्क ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उनको आप बेसिक इक्विपमेंट ही सिर्फ उनका स्पॉन्सर कर देंगे, उनको अच्छे गिटार दे दें, ड्रम सेट दे दें, उनके म्यूज़िक रूम को बेहतर कर दें, उसमें साउंड इक्विपमेंट थोड़ा थोड़ा दे दें, तो आप वहाँ से देखें क्या आप नर्चर करना शुरू कर देंगे। तो जैसे क्रिकेट को पीसीबी नर्चरिंग करती है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अब म्यूज़िक में कोई पीसीबी नहीं है, तो फ्री बर्ड म्यूज़िक एंटरटेनमेंट जो है, इट विल एक्ट एज दैट क्रिकेट बोर्ड या म्यूज़िक बोर्ड, एंड वी विल इन्वेस्ट इन टू स्मॉलर एंड बिगर एंड ऑल सेगमेंट्स relating to music. चलें,
All the best, Yaya. Thank you so much for coming over here, and we really enjoyed जो आपने बातें की मैंने, तो होपफुली आप लोग इस चीज़ में आपका जो मकसद है उसमें कामयाब होंगे. तो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू फॉर कॉलिंग, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके.